हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम लूसेंट की केमिस्ट्री की क्लास में आज हम संश्लिष्ट रबड़ पढ़ेंगे। संश्लिष्ट रबड़ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए पढ़ते हैं। संश्लिष्ट रबड़ ये है नियोप्रीन, अर्थात ये दो प्रकार का होता है। कैसे? दो प्रकार का। एक है नियोप्रीन। तो ये नियोप्रीन के अंतर्गत जैसे कि क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। मतलब जो नियोप्रीन होता है ये क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलकीकरण से बनता है और इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार और कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल के ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। तो जो क्लोरोब्यूटाडाइन है इसका जो बहुलकीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। इसका उपयोग जो होता है ये विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार और कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थाइकॉल क्या होता है? यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है। थाइकॉल दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोएथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाले टैंक आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिला करके रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिला करके रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेसे क्या हैं? वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हों वो रेसे कहलाते हैं। रेसे जो होते हैं वे श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हों रेसे कहलाते हैं। रासायनिक रेसे के अंतर्गत नायलॉन आता है। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के लॉन को मिला करके बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण से प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। यह एक पॉलीएमाइड रेसे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेसा बनाने के लिए दो एमीन समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो समूह हों। नायलॉन मानव के द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेसा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था। व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गई थीं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ों में और टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। रेयान सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेसे को रेयान कहते हैं। तो किससे बना होता है रेयान? ये सेल्यूलोज से बना एक कृत्रिम रेसा होता है जिसे रेयान कहते हैं। रेयान बनाने के लिए सेल्यूलोज को कागज़ की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे शांत तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। उसके बाद इस सेलुलोज के विलयन को धातु विलयनों में बने छिद्रों में से होकर के तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तनु बन जाते हैं। रेयान रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलिस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए दो हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूँकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं इसीलिए इसे
पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल नौकाओं का जाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर जो होता है, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। मतलब इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं ये कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बना होता है। इनका संरक्षण नहीं होता है। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर के कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेल कूद की सामग्री बनाने में होता है। तो कार्बन फाइबर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका जो उपयोग की बात अगर किया जाए तो अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रभाजी आसवन, इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिससे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। कार्बनिक रसायन से संबंधित विविध तत्व, जैसे कि ठोस कर्पूर से वाष्प बनाने की क्रिया जो होती है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ठोस कर्पूर से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना ये किण्वन का उदाहरण है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। किससे ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त किया जाता है? अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है और पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि ये पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से नहीं निकाला जाता। व्यापारिक वैसलीन जो होता है ये पेट्रोलियम से नहीं निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, सेप्टिंग टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस और सेप्टिंग टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन होता है। पैराफिन जो है ये पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद होता है और व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो होता है ये पेट्रोलियम से निकाला जाता। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है और अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है और पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। दूध से दही का बनना एक किण्वन का उदाहरण है और ठोस कर्पूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया जो होती है ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन होता है। एलपीजी का जो है प्रमुख घटक ब्यूटेन है। खदानों में अधिक विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। सिगरेट और लाइटर में जो होता है सिगरेट लाइटर में इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। वही एलपीजी का प्रमुख घटक भी ब्यूटेन ही होता है। प्रशीतक फ्रियॉन ये डाइक्लोरोमीथेन होते हैं। प्रशीतक फ्रियॉन डाइफ्लोरो और डाइक्लोरोमीथेन होता है।
मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गैस के वेल्डिंग में और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होते हैं CaC2 जल से उपचरित करने पर एसिटिलीन देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचरित करने पर एसिटिलीन देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज़्यादातर उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। मिथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मिथिल अल्कोहल वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। संशोधित स्पिरिट में 95% एथाइल अल्कोहल होता है। संशोधित स्पिरिट में 95% एथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद एथिल अल्कोहल होता है। काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। कितना? 10% एसिटिक अम्ल काष्ठ से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल में होता है। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांस एस्टरीफिकेशन। आइडोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफेनोन होता है। अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम होता है ये अल्फा क्लोरो एसीटोन होता है। खाद्य पदार्थों जैसे कि चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोलतार। ये नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। पॉलीकार्बोनेट ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोम एल्डिहाइड है। मोम एक क्या है? मोम एक एल्डिहाइड है और पॉलीका कार्बोनेट ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है। फलों का मधुर स्वाद ये फ्रक्टोज के कारण आता है। फलों का जो मधुर स्वाद है ये फ्रक्टोज के कारण आता है। तो मोम में एल्डिहाइड होता है और पॉलीकार्बोनेट ब्लेड प्रूफ खिड़की बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। खाद्य पदार्थ जैसे कि चटनी, सॉस, फलों के रस आदि के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ईंधन वो पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो ईंधन कहलाता है। ईंधन क्या है? वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के, मतलब वो पदार्थ है जो हवा में जल करके बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है वो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के दौरान या बाद में कोई अनावश्यक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए और उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ या अज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीयमान
किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपविस्फोटन क्या होता है? अपस्फोटन व ऑक्टेन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है। मतलब कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजन के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर के धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्राएथिलेट है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अस्फोटन उतना ही कम होता है, वो उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार बांटा गया है। ईंधन 2 प्रकार का होता है, एक ठोस ईंधन, दूसरा है गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, चारकोल और कोक आता है। वही गैसीय ईंधन के अंतर्गत प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि जो हैं ये गैसीय ईंधन हैं। पेट्रोल और एक तीसरा ईंधन 3 का ही होता है। एक होता है द्रव ईंधन। द्रव के अंतर्गत पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, केरोसिन, अल्कोहल। तो ईंधन 3 प्रकार का होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। कोयला क्या है? कोयला क्या है? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 प्रकार से बांटा गया है, अर्थात कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% और इसे जलाने पर राख एवं धुआं निकलता है। लिग्नाइट कोयला। ये कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 60% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला होता है, या इसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। इसे जलवाष्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक ही होता है। बिटुमिनस कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 70 से 85% तक ही होती है। एंथ्रासाइट कोयला, ये कोयला की सबसे उच्च कोटि की होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होता है। तो भूरा कोयला किस कोयला को कहते हैं? भूरा कोयला
लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला कहलाता है, जिसमें 60 से 70 या 65 से लेकर 70% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बन किसमें पाया जाता है, तो ये सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जिससे 50 से 60% तक पाया जाता है पीट कोयले में। वही एंथ्रासाइट कोयला जो है, इसमें कोयले की मात्रा 85 से ऊपर पाया जाता है। ये कोयले की सबसे उत्तर या उच्च कोटि का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 85 से भी अधिक है। द्रव ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम धुआं से निकलती है। मतलब जो प्राकृतिक गैस होता है ये पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। प्राकृतिक गैस जो होता है ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। कहाँ से? कुआं से निकलती है, जिसमें 80% तक मीथेन रहता है। और घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एग्जाम में आता है कि घर में प्रयोग होने वाली एलपीजी गैस जो होती है सिलेंडर, उसमें किस गैस का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। जीवाश्म ईंधन में स्वच्छतम ईंधन जो है ये प्राकृतिक गैस ही है, गोबर गैस। गीले गोबर अर्थात पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में भी किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का काम करता है। मतलब इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोईंधन का काम करता है। 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान देखा जाए 1100 से लेके 1750 कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस क्या है? जल गैस होता है ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, ये मिश्रण होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ पर वही लिखा है कि जल गैस जो है ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो उसकी मात्रा 45% होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.5% होता है। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जल गैस प्राप्त होता है। इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं और इसका ऊष्मीय मान 2500 से 250 किलो कैलोरी होता है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है 2500 कैलोरी से लेके 250 किलो कैलोरी तक होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। अपचायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोल गैस क्या है? ये कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। कोल गैस जो है ये कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। ये रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड,
5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। ईंधन का जो ऊष्मीय मान है ये उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाते हैं तो उसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है। धातुएं क्या हैं? आइए जानते हैं कि धातुएं क्या हैं। धातुएं जो होती हैं ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार और आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ये चमकदार होती हैं, आघातवर्ध होती हैं और ये तन्य होती हैं, वही धातुएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन देते हैं, अर्थात इसको कह सकते हैं कि ये H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त बात किया गया, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। और धातु सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ध और ये तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। धातुओं में जो विद्युत चालकता होती है ये घटते हुए क्रम में होती है। जैसे कि चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत ये सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक है। उसके बाद तांबा आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन आता है। तो सबसे ज़्यादा धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक हैं और सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन है? चांदी। उसके बाद तांबा, तांबा के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या होती है? धातुओं की ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है। अपवाद अगर देखा जाए तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की जो प्रकृति है क्षारीय है, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है, ये क्रोमियम ऑक्साइड। एक क्या है? धातु है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। लेकिन सभी धातुएं जितने हैं ये क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है, लेकिन क्रोमियम ऑक्साइड को छोड़ करके ये अम्लीय होता है। एल्युमिनियम, जिंक एवं प्लम्बम के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। किसके? एल्युमिनियम और जिंक और Pb प्लम्बम ऑक्साइड, इनके जो ऑक्साइड हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आगे है कि धातुएं प्रायः तनु अम्लों से मिलकर के हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु लिथियम है और विस्थापित करती हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु आता है क्रोमियम। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे हल्की धातु क्रोमियम, सबसे भारी धातु जो है ये ओशियम होता है। धातुओं की प्राप्ति, जानते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कैसे हुआ था। धातुएं जो होती हैं, धातुओं की प्राप्ति, ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत
भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4 और कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। अर्थात पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होता है ये धातुओं का मुख्य स्रोत है। अर्थात धातुएं जो होती हैं ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर ही पाई जाती हैं और यही भूपर्पटी ही ये मुख्य स्रोत है। जैसे एल्युमिनियम 7%, लोहा 4 और कैल्शियम है ये 3% क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर पाए जाते हैं। खनिज क्या है? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क क्या है कि वे खनिज जिनमें या जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। मिनरल भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क का सांद्रण करते हैं। उच्च अपक्रियाशील धातुएं और गलित धातुओं का विद्युत अपघटन, फिर यहाँ से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगा। मध्य अपक्रिया धातुओं के अंतर्गत कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, फिर हम इसको कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन करते हैं और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। फिर धातुओं का ऑक्साइड होगा, धातुओं का अपघटन होगा, फिर धातुओं का शोधन। वही निम्न अपक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन, फिर धातु प्राप्त होगा, फिर ये परिष्करण इसका करते हैं। तो यह है धातुओं का सांद्रण या निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातु कर्म क्या है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। गैंग क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। गैंग क्या है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहा जाता है। और धातु कर्म अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। फ्लाक्स क्या है? अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लाक्स कहा जाता है। फ्लाक्स क्या है? अयस्क में मिले गैंग को बाहर से हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ फ्लाक्स कहलाते हैं। धातु मल क्या है? गैंग एवं फ्लाक्स के मिलने से बने पदार्थ जो होते हैं ये धातु मल कहलाते हैं। गैंग एवं फ्लाक्स के मिलने से बने पदार्थ ये धातु मल कहलाते हैं। निस्तापन क्या है? इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक के नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। निस्तापन क्या है? वो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएं। भर्जन क्या है? इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक के नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लाक्स की उपस्थिति में उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे कि शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन के द्वारा
निष्कर्षित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अपक्रियाशीलता, पोटेशियम है सबसे अधिक अपक्रियाशीलता है। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। संरक्षण धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव के द्वारा नष्ट होना संरक्षण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत पर चढ़ना एवं चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, ये संचरण के उदाहरण हैं। धातु और निष्कर्षण की विधि जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये विद्युत अपघटन के द्वारा इनका निष्कर्षण किया जाता है। जिंक हुआ, फ्लोरीन हुआ, प्लम्बम हुआ, कॉपर हुआ, ये कार्बन के उपयोग से अपचयन किया जाता है। और Ag और Au का जो है निष्कर्षण, ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, अर्थात Ag है जो सोना के सिल्वर, और Au लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, और लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है, और लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ ये फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और X2O होता है। फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। जल के अणुओं की संख्या यक्ष बदलती रहती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। कौन सा धातु? क्रोमियम। पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके और यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बना करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। यशद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहा जाता है। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तथा तत्व गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर युक्त तड़ित चालक तांबा का बना होता है और खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर ये सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक कुछ भारी धातुएं जल में घुल करके उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कि कैडमियम, लेड, पारा। कैडमियम एवं Hg गुर्दों को नष्ट कर देती हैं। Pb गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।